बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ अली हमज़ा मौजूद हैं। हम बात करेंगे इमरान ख़ान, पीटीआई और इमरान ख़ान की बहन, उनके जो केसेस हैं। इनके इसके अलावा बुशरा बीबी की जो ज़मानत का मामला है, इन मुख्तलिफ़ अदालतों में आज केसेस थे। आइनी तरमीम के हवाले से भी एक केस था, उससे मुतल्लिक बात करेंगे। अलीमा ख़ान, उज़मा ख़ान के केसेस में क्या चल रहा है, उनकी ज़मानत क्यों नहीं हो पा रही, इस पर हमने बात करनी है। एक तो नौरीन न्याजी, उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं हो रही। इस केस में आज क्या हुआ? बुशरा बीबी की ज़मानत के केस में आज क्या हुआ? कमरा अदालत में इमरान खान की मेडिकल नहीं करवाने दिया जा रहा, उनके अपने ज़ाती मुआलिज से। उस दरख्वास्त बड़ी अहम समात हुई। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने जो आइनी तरमीम है वो पास होने से पहले, या बिल जो टेबल होने से पहले, उसको पब्लिक करने की इस्तदा की थी। तो उस दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया है, बड़ा लतीफ़ा ही हो गया। तो इसके बाद अलीमा ख़ान, उज़मा ख़ान की दरख्वास्त ज़मानत होगी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई है कि इमरान खान से मुलाकात कराने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे रखा था, फिर कमीशन भी कायम हुआ था, तो उसके बावजूद उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो सरदार एजाज इसहाक़ खान जो इस केस को सुन रहे हैं, उन्होंने कमीशन, वो होता है कि कोई भी वकील जो है, दो वकील थे जिनको अदालत ने कहा था कि ये जब भी अडयाला जेल में जाएंगे इंस्पेक्शन के लिए, ये देखेंगे कि वहाँ पे जो कमरे अदालत में क्या पोजीशन है और सारी चीज़ें। तो उसमें अदालत की जानिब से ये हैरानगी का इज़हार किया गया कि क्यों जो है मुलाकात नहीं करवाई गई, जब हमने कमीशन कायम कर दिया था। तो कमीशन का काम ही ये था। तो बहरहाल ये 5-6 मामलात हैं, इस पे अली हमज़ा से जो है हम बात करेंगे। हम शुरू कर लेते हैं बुशरा बीबी के केस से। बुशरा बीबी को आज जो है वो तकरीबन 264-65 दिन के बाद उनको ज़मानत मिली है। ये 13 जुलाई को जिस केस में ज़मानत मिली है, ये 13 जुलाई से है, लेकिन वो मजमूई तौर पर 264-65 दिन, मतलब 31 जनवरी 2024 से लेकर आज तक जो है वो हिरासत में है, गिरफ़्तार हैं, जेल में हैं। और उसके बाद दरमियान में 1 अप्रैल को उनको एक ज़मानत हुई थी तोशाखाना 1 केस में। अब तोशाखाना 2 केस में आज ज़मानत हुई है। 13 जुलाई को उनको इद्दत वाले केस में उनकी ज़मानत हुई थी। अब देखना यह है कि उनकी आज रिहाई होती है या नहीं। आज ड्यूरिंग प्रोसीडिंग क्या हुआ? बड़े गैर मामूली वाक़यात हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, अली बताइएगा कि क्या हुआ आज की समाअत के दौरान। थैंक यू साकिब भाई। साकिब भाई, आज की समाअत में बेसिकली ये हुआ कि कल जो इसकी समाअत थी, उसके अंदर जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं वो तो अपने डिटेल आर्गूमेंट दे चुके थे। आज जो उमैर मजीद साहब हैं, जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं, जो इस केस को देख रहे थे, उन्होंने अपने दलाइल देने थे। तो उन्होंने तकरीबन 10-10:15 बजे अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने अदालत को बताना शुरू किया कि ये किस तरह इन्होंने तोशाखाना के अंदर से ये चीज़ें जो थी ये बेची, इनकी वैल्यूएशन गलत करवाई, और जो भी उनका केस था कि हमने जो बल्गारी ज्वेलरी जो है उसके लिए हमने बाहर से, जो इनकी कंपनी है वहाँ से इनकी प्राइसेस मंगवाई हैं, और 2 आइटम्स की हमें प्राइसेस आई हैं, और वो प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं और जो इन्होंने दिए हैं पैसे वो बहुत कम है। अच्छा। तो इस तरह के थे। मगर जो आज इंटरेस्टिंग बात देखने की थी वो थे रिमार्क्स जो थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले तो जो उन्होंने मेन पॉइंट उठाया, उनको बताया गया कि तोशाखाना के अंदर अब 2023 के अंदर जो है वो नए रूल्स बना दिए गए हैं, और जो नए रूल्स हैं उनके तहत ये होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मगर ये जो केस है ये तो उससे पहले का है। उससे पहले जो था वो सोर्स ऑफ लॉ, यानी क्या था इसके अंदर, किस तरह से आप वैल्यू। उन्होंने कहा जी ये जो था, ये रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 जो है कैबिनेट डिवीज़न के तहत वो एक असूल वज़ा किए गए थे, और उनके मुताबिक जो था वो ये कानून चल रहा था। तो उन्होंने कहा वो मैं देख रहा हूँ, सारा कुछ जो आपने बताया मैं देख रहा हूँ, मगर मुझे एक बात समझाएं कि उसका सोर्स ऑफ लॉ क्या था, उसका वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस थे उनका सोर्स क्या था। क्योंकि उन्होंने कहा अभी सिंध हाई कोर्ट में एक केस इस तरह का जो है अदालत ने निपटाया कि इसी तरह का मामला था, मगर जो बॉडी थी वो बेशक स्टैच्यूरी थी, मगर उसके अंदर जो सोर्स ऑफ लॉ है वो उसके अंदर बिल्कुल वो डिफाइन नहीं था। तो मैं इसकी उस पे जाना चाह रहा हूँ बेस पे कि ये किस तरह से ये रूल ऑफ लॉ कैबिनेट डिवीज़न के थ्रू क्या बनाया गया और क्या हुआ। एक ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट वो था। फिर उसके बाद दूसरी उन्होंने एक बात की कि अगर वो लोग अभी जो हैं अपना ये जो ज्वेलरी सेटर रिटर्न कर दें तो क्या हो सकता है, मतलब इमरान खान और बुशरा बीबी रिटर्न कर दें तो क्या हो सकता है। तो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर साहब ने बताया कि ये अब नैब के अंडर केस नहीं है, क्योंकि नैब के अंडर जो केस होता है उसमें प्ली बार्गेन की सहूलत मौजूद होती है कि कोई भी शख्स जो है वो गिल्टी करार दे दिया जाता, गिल्टी हो जाता है और वो प्ली बार्गेन करके चीज़ कर सकता है। तो उन्होंने कहा इस केस में हमारे पास कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर कोई प्ली बार्गेन या इस तरह का मसला जो है वो हो सके। फिर इवैल्यूएशन के ऊपर उन्होंने एक पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा आप प्राइस टैग के ऊपर ज्वेलरी सेट की इवैल्यूएशन किस तरह कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स जाता है बल्गारी की दुकान में यूके के अंदर या जहाँ भी जाता है और वो जाके एक घड़ी खरीदता है, उन्होंने कहा 85,000 पाउंड की।
कहता है द मिनट जिस टाइम वो घड़ी बंदा एक दफा अपने हाथ में पहन लेता है हाँ। तो उसकी वो जो टैग प्राइस होती है वो गिर जाती है बिल्कुल। उसकी डिवैल्यूएशन हो जाती है। तो अब वो जो गिफ्ट था उन्हें मिला, मिलने के बाद वो उन्होंने मार्केट में दिया, आया तो क्या इसकी वही प्राइस होगी जो टैग प्राइस उन्होंने भेजी? ठीक है। तो इस तरह के उन्होंने सवालात किए। फिर उसके बाद यानी कि जो देखने में लग रहा था कि जो प्रोसिक्यूशन जो है वो केस थोड़ा सा उनका गड़बड़ हो रहा है। फिर साथ में उन्होंने जो आईओ है एफआईए का उसको बुलाया और उनसे कहा कि आप इनसे इस केस में कितनी दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं बुशरा बीबी से? बुशरा बीबी से। बुशरा बीबी से आपने कितनी मतलब आईओ जो है उसका इन्वेस्टिगेशन करना होता है, फिर नैब का केस था, एफआईए के पास आया, तो ये इन्वेस्टिगेशन तो ज़रूरी थी, मुलाकात कम से कम ज़रूरी थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो उन्होंने कहा आपने कितनी दफ़ा उनसे मुलाकात की है? वो कहते उन्होंने कहा कि ये केस तो हमारे पास ट्रांसफ़र, उन्होंने कहा मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि आपकी मुलाकात हुई है उनसे या नहीं? उन्होंने कहा नहीं अभी तक हमारी तो हमने कोई उनको इन्वेस्टिगेट वगैरह नहीं किया। उनके जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा देखें पहले भी जब वो था तो वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे थे, फिर हम आपके थ्रू ही गए। तो उन्होंने कहा मैं जस्टिस औरंगजेब ने कहा मैं सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना चाह रहा था कि आपको वो मतलूब हैं वो करने के लिए या नहीं, मगर थैंक यू वेरी मच, आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया। अच्छा। तो बस उसके बाद फिर उन्होंने जनाब प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि मैं आखिर में कुछ बातें इसमें ये भी एफआईए का बता दें कि एफआईए जो है वो 6 साल से बहुत सारे चलान एफआईए ने जमा नहीं करवाए, पिछले दिनों जज ने लिखा भी, और इस केस में एफआईए ने 2-4 दिनों में सप्लीमेंट्री चलान जो है वो जमा करवा दिया, जैसे जो है वो ये केस वो चलाना चाह रहे हैं और बाकी शेयर पेंडिंग रखना चाह रहे हैं। मजीद क्या हुआ उसमें? मजीद एक और बात इंपॉर्टेंट ये भी थी कि उन्होंने कहा कि ये बेल तो वहाँ से रिजेक्ट हुई है, स्पेशल जज सेंट्रल ने की थी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आजकल कितने लोग हैं स्पेशल जज सेंट्रल के अंदर? उन्होंने कहा जी आजकल 2 जज लगे हुए हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये वहाँ से उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी तभी आप मेरे पास आए? उन्होंने कहा जी। तो अच्छा। थोड़ा सा मुस्कुराए वो। खैर उसके बाद इन्होंने दलाइल वगैरह अपने मुकम्मल किए प्रोसिक्यूशन ने। बाकी ये था कि जो बाकी केसेस थे उन्होंने कहा था कि इनको पेंडेंट डाल दो, आज यही केस सुनेंगे। और फिर उन्होंने साकिब भाई 10 लाख रुपए के मुचलकों के अवज़ जो है वो बेल ग्रांट कर दी बुशरा बीबी को। अब देखना यह है कि बुशरा बीबी 31 जनवरी 2024 से जो गिरफ्तार हैं, क्या वो आज की तारीख में वो रिहा हो जाएंगी? आज 23 तारीख है, रिटन ऑर्डर मुख्तसर जारी कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और उनके मुचलके जमा हो रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर रोबकार जारी होगी जो एफआईए की कोर्ट से, और उसके बाद रोबकार जाएगी अडियाला जेल में और उनकी रिहाई मुमकिन होगी। लेकिन देखना यह है कि क्या उनको किसी खुफिया केस में गिरफ़्तार किया जाता है या उनको रिहा होने दिया जाता है। अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो मेरा ख्याल में इससे बड़ा अलमिया नहीं होगा। खातून कोई भी हो, किसी के ख़िलाफ़ कोई भी जुर्म हो, आप लॉ के मुताबिक ही उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लेकर जैसा तैसा है आप इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करके किसी को जो है वो बिहाइंड द बार जो है रखें। आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी बात है साकिब भाई, बल्कि आप भी बताइएगा इसके ऊपर। काफ़ी दोस्त ये पूछ रहे थे कि इमरान खान की उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इमरान खान की उन्होंने जो है वो बेल फाइल क्यों नहीं की। तो इसके ऊपर तो ये था कि इस पर एक तो मेन एक्यूज जो थी वो बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ाम था, और दूसरा इमरान खान साहब के आजकल मामलात इस तरह के हैं कि अगर उनको साथ लगा देते तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता मामला। और तीसरी बात यह है कि जब 2 ही एक्यूज़ हों एक केस के अंदर तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत भी जो है अगले बंदे की बेल जो है वो आसान हो जाती है। तो हमने पूछा भी था उनसे कि अब इमरान खान के ऊपर क्या करेंगे आप लोग? तो उन्होंने कहा जी अब इमरान खान की बेल जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो अप्लाई करेंगे। वो इकट्ठी इसलिए नहीं लगाई जाती कि कम से कम एक की हो जाए तो फिर दूसरे की फिर लगाएंगे। तो अब इसी बुनियाद पर इमरान खान की बेल भी हो जाएगी इस केस में। लेकिन वही मसला फिर वही है कि उनके ऊपर तो केस वो अंदर थे, तो अभी भी जो यहाँ पे डी चौक में मामलात हुए तो उसमें जो केसेस बने उनमें इमरान खान का भी उन्होंने डाल दिया कि इमरान खान भी उस केस में भरल। आगे बढ़ते हैं अली, और कौन सा केस था? एक जो मेडिकल जो उनका तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, उसमें आज अदालत ने जो वहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट आई थी, जो एडवोकेट जनरल ऑफिस का जो रिपोर्ट आई थी, जो जवाब था उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने। और उन्होंने कहा है कि ये क्या मसला है। कल भी इन्होंने कहा जी वो उनका 3 दफ़ा दिन में जो है वो टेस्ट हुआ है, टेस्ट होता है, डॉक्टर टेस्ट करता है। फिर जो है वो पिम्स के डॉक्टर्स गए थे, तो वो तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम अडियाला जेल गए थे और वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे जो है वो मेडिकल डॉक्टर्स जो है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस तनाजुर में अदालत ने ये कहा है कि हम अपना ऑर्डर जारी करेंगे। अब देखना ये है कि उस ऑर्डर में क्या होता है। ऑर्डर में ये भी हो सकता है कि इनका जो अपने ज़ाती मुआलिज से जो मेडिकल मुआयना है वो जो है वो करवाया जाए, और ये मुमकिन तौर पर जो है वो हो सकता है मामला।
तो देखते हैं इस मामले में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और नौरीन नियाज़ी जो इमरान खान की बहन है, उनके केस में केस क्या था और केस में हुआ क्या है? नौरीन नियाज़ी ने जो जमा करवाई थी, जो उनकी पिटीशन थी मुलाकात की, क्योंकि 3 तारीख के बाद से अभी तक मुलाकात वगैरह नहीं हो सकी इमरान खान से किसी की भी। और वो एक जो गवर्नमेंट ने जो 5 बंदों की कमेटी भेजी थी, और वो भी आके बाहर आके ये कह रहे थे कि 1.5 घंटे का टाइम था और हमें गालबन 45 मिनट बाद ही वहाँ से निकाल दिया गया। तो उनकी बहन ने मुलाकात करने के लिए, क्योंकि बाकी 2 बहनें तो ऑलरेडी जेल में हैं, तो उन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई थी। तो उसको ऊपर आज जो है जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो कमरा अदालत में गए, और सलमान अकरम राजा ने जाके बताया कि मैं उन 5 लोगों में से था वो जो गए, और उन्होंने कहा इमरान खान को बहुत ही टॉर्चर के अंदर रखा जा रहा है। 5 दिन उनके पास वो भी नहीं थी, लाइट भी नहीं थी, और एक वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, और अभी वो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है किसी चीज़ के अंदर, तो ये ज्यादती है। अब और ये लोगों को थोड़ा समझा दें, क्योंकि जो कॉन्विक्ट नहीं है, मतलब उनकी कन्विक्शंस यहाँ तो बरी हो चुके हैं। वो एक केस है तोशा खाना का, जिस केस में उनकी जमानत है, तो और दूसरा एक और केस जो है वो पहला तोशा खाना था, उसमें भी जमानत है। तो मतलब अभी जो जेल में है वो एक ट्रायल चल रहा है, तो उसमें अंडर ट्रायल है, वो उसमें जो है वो जेल में है, वो कन्विक्टेड नहीं है, मतलब ऐसा मुजरिम नहीं है, ऐसे मुजरिम नहीं है, सजा याफ्ता मुजरिम नहीं है किसी केस में। तो उन्होंने कहा ये जो थ्रेट्स हैं, अब ये थ्रेट्स कैसे जस्टिफाई करेंगे, थ्रेट्स के ऊपर भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो वो थ्रेट्स कैसे कि आ रहे हैं, किसी की मुलाकात नहीं हो रही, तो ये क्या, तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि सलमान साहब आप 1 मिनट रुक जाएं, आप मेरी बात ये है कि आप बोली जा रहे हैं, मगर इसके अंदर ये है कि चलें चीफ जस्टिस आमिर फारूक कि मैं इस केस को कल के लिए फिक्स कर देता हूँ, और मैं सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर दोनों को बुला रहा हूँ मेन केस के साथ, कि वो आके हमें बताएं कि जो मुलाकातें हैं वो क्यों नहीं हो रही, और क्या वजह है कि मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। मेरा ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उनकी अदालत से तो उनको ख़ास रिलीफ उसका रंग नहीं मिलना। आखिर में उन्होंने लिख देना है कि जेल मैनुअल के मुताबिक करवाएं, और वो जेल मैनुअल ढूंढते रहेंगे 1 मंथ के, पता चलेगा कि ये तो समझ ही नहीं आ रही। उनको रिलीफ अगर मिलना है तो वो सरदार एजाज साख खान उनकी अदालत से मिलना है। अगर वो जिस तरह उन्होंने केस रखा हुआ है, कल देखेंगे कि उसमें क्या जो है वो होता है। जी साकिब भाई, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम हो, जिस तरह आप वो जो नैब वाली भी समातें हैं, नैब वाली समातें भी जो हैं वो भी अभी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में हो रही हैं। अब हुआ ये था कि 3 तारीख को आखिरी हियरिंग हुई, उसके बाद इनका वो स्टार्ट हो गया जो मार्च जो आया था केपी से। हाँ। तो जो 5 वाली समात थी वो उसकी वजह से रास्ते बंद हो गए, वो नहीं हो पाई। उसके बाद 7 तारीख को मंडे था। अब 7 तारीख को जो है वो 6 अक्टूबर को पहला जो है वो थ्रेट अलर्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है कि उन्हें क्रेडिबल सोर्सेज से और इंटेलिजेंस एजेंसी से पता लगा है कि कुछ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अडयाला जेल के ऊपर हमला करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से अगले हफ्ते तक के लिए जो समात है वो मुलतवी कर दी जाए, और हम कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं जेल को, और 8000 लोग वहाँ पे कैद हैं जो कि बहुत ही संगीन जराइम के अंदर हैं, और हमारी कैपेसिटी 2174 लोगों की है, और 8000 माशाल्लाह से हैं। तो इस वजह से सिक्योरिटी की वजह से हम जो है वो अगले हफ्ते तक जेल को बंद कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, वो अगले हफ्ते तक के लिए बंद होती है। उसके बाद जनाब एक और थ्रेट अलर्ट आ जाता है, वो आता है 21 तारीख तक के लिए। फिर 21 तारीख को तीसरा थ्रेट अलर्ट आ जाता है, और वो आता है 25 तारीख के लिए। तो अब मकसद जो बाहर नजर आ रहा था कि ये चलें SCO वाला जो मामला था वो तो था ही, मगर ये जो मेन मामला था, मेन मामला जो है तासुर यही मिल रहा है कि आईनी तरमीम का मामला था, और अब जो है वो ये भी जाहिर सी बात वो गुजारिश होगी अडयाला जेल के हुकाम से कि एक मुलाकात की खातिर बेचारे 8000 कैदियों के साथ क्यों इस तरह कर रहे हैं। और अब वो हो गया लग ये भी रहा है कि अब वो कल जो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और वो बुलाया है अडयाला के सुपरिटेंडेंट, वो कहेंगे जी 1 दिन तो रह गया सिर्फ, वो कहानियां डालेंगे। वो इंतजार पंजोता के केस में आपने देख लिया है कि वो उन्होंने पहली समात पे आए, उन्होंने कहा जी वो अयूब चौक से आगे कैमरे, गाड़ी का पता ही नहीं चल रहा। दूसरी समात पे आए वो जी उधर फैजाबाद से रावलपिंडी शमशाबाद गए। फिर तीसरी समात पे आए वो जी उधर पिंडी से कैमरा मिला, शमशाबाद से वापस मुड़े। चौथी समात पे आए तो उन्होंने कहा जी इंतज़ार बजोता की गाड़ी वहाँ से इंटर होती है, वहाँ से इंटर होते होते हमने फ़लाँ कैमरा भी देखा, फिर वो आती है कश्मीर हाईवे पे, जो श्रीनगर हाईवे पे, फिर श्रीनगर हाईवे पे फ़लाँ कैमरा हमने देखा, तो उससे गुजरती गुजरती वो पहुंचती है और उसके बाद वो पेशावर रोड पे चढ़ जाती है। उसके बाद हमने उसका पीछा किया तो
पीछा मतलब वो जो सीसीटीवी कैमरे, तो उसके बाद वो फतेह जंग रोड पे चलती है। जैसे फतेह जंग रोड पे चढ़ती है वहाँ अब हमारा वहाँ तक हो चुकी है तफ्तीश, आगे जो है वो हम अगली समात पे बताएंगे। उन्होंने कहा वाह वाह क्या ज़बरदस्त आपने तफ्तीश की है। तो अदालतें अगर इतना लीनियंट व्यू रखेंगे तो मेरा ख्याल में फिर अगली समात पे वो आगे। हाँ जी, हम अब फतेह जंग से आगे निकले हैं, फतेह जंग से आगे उधर हुए हैं तो पता चला है जी वो एक सिम जो है मोटरवे पे चढ़े हैं, तो सिम जो है उधर ऑन हुई है पेशावर में। अच्छा जी, सिम पेशावर में चले जी, इस तरह करते हैं कि वो पेशावर वाला पता करें जी, वो सिम तो पेशावर वाले तर्जमान से रब्ता कराएं जी, अब ये हो रहा है वो हो रहा है, बुलाएं जी आईजी साहब को। आईजी साहब ने कहा हाँ जी बिल्कुल हम बड़े एक्टिव हैं और बड़ा जनाब ज़बरदस्त निज़ाम है। मैंने ना वो जिस दिन ये इंतज़ार पंजोता जो है वो हुए थे, लापता हुए थे, उससे अगले दिन जब पुलिस वाले आए तो आईजी वगैरह उनके साथ जो पुलिस वाले थे, तो मैंने उनको ना ऊपर जा रहे थे कोर्ट रूम नंबर 1 में, तो मैंने उनको वो कहानी सुनाई, हो सकता है आपको भी पहले सुनाई हो, वो 3 इडियट जो मूवी है ना इंडियन, उसमें जो प्रोफेसर होता है, उस प्रोफेसर में वो ऑफिस बॉय जो है वो एनुअल जो स्पीच करता है वो प्रोफेसर, तो वो तो एक ही स्पीच करता होता है, तो ऑफिस बॉय क्योंकि कई साल से वहीं पे होता है तो वो उसको पूरी रट्टी रटाई होती है। तो मैं पुलिस वालों को मैं बता रहा था कि ये जो आपकी जो कुछ आपने बोलना है ना, मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा वो गए, आईजी साहब आए, आईजी साहब ने कहा हमने कमेटी बना दी, फलां लेटर लिख दिया, और उसके बाद बाहर निकले तो मैंने कहा यही, मैंने कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल आप परफेक्ट कहते हैं, और वो कहानी चलती जा रही। ये बड़ा ही अफसोसनाक है कि और आज भी समात इंतजार में होता है कि समात होनी है, तो इतना अफसोसनाक है कि एक जो है वकील उसको आप पता ही नहीं चल रहा और इस्लामाबाद से वो लापता है। हम मुख्तसर आगे बढ़ते हैं, कंक्लूड करते हैं। ये मुस्तफा खोखर साहब की क्या थी पिटीशन, क्या थी? ये एक सीरीज ऑफ पिटीशंस फाइल की गई थी सारी हाई कोर्ट्स के अंदर, और वो थी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि ये बगैर कोई होमवर्क किए या लोगों को साथ चलाए या प्रॉपर चीज़ें किए ये जो है ये तरमीम इतनी बड़ी पास कर रहे हैं। और साथ में ये भी एक बात थी कि जो केपी है उसके सैनिटर्स नहीं हैं, और जो इलेक्शंस हैं वो भी जो है क्वेश्चनेबल हैं, और ये फॉर्म 45-47 वाले मामले और वो केसेस भी अदालतों के अंदर लगे हुए हैं। तो ये अमेंडमेंट इस तरह के एतराज़ात के साथ, ये पहले ये कहा गया था कि पहले आप पब्लिक करें और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत की जाए, उनकी इनपुट लेकर आप जो है वो आगे बढ़ें, लेकिन वो मतलब अपना जो तारीख है वो मेरे ख्याल में तब्दील नहीं करना चाहते। वो भी उन्होंने रखी। उस वक्त ये जिस तरह पिटीशन आई थी मेरे ख्याल 10 दिन हो गए, तो उस वक्त कहा कि कहाँ है, मतलब तरमीम कहाँ है, हमें तो नजर नहीं आ रही है, अखबारों में तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। हम आपकी एप्रीहेंशन पे तो नहीं कर सकते। ये तो वही बात हुई कि असद तूर आया जनाब के मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, उनका एप्रीहेंशन पे तो नहीं हम कर सकते। असद तूर FIA किया, उन्होंने गिरफ्तार कर उसी दिन गिरफ्तार FIA, तो इधर भी एप्रीहेंशन में, फिर वो रख लिया, ऑर्डर नहीं किया, और जनाब तरमीम हो गई। अब जो बगैर मौसर हो गया, हम ऑर्डर करेंगे, क्या ऑर्डर करेंगे, बहरहाल छोड़े जी। उन्होंने तो उस दिन ये भी कहा था कि तो सारी हाई कोर्ट्स के अंदर चल रही है, तो क्यों ना इन सारों को मिला के और एक सुप्रीम कोर्ट ले जाए, सुप्रीम कोर्ट आगे काजी साहब जनाब बैठे हो। आज वो हुआ ना, मुस्तफा नवाज खोखर साहब के वकील है, उन्होंने कहा जी हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं, फ्रक्चुअस हो गई है और अब उन्होंने कहा नहीं इसके ऊपर तो मैंने अभी ऑर्डर पास करना है और मेन केस के साथ मैं इसका जजमेंट वो दूंगा। केस ये था कि आप तरमीम होने से पहले पब्लिक होना चाहिए, तरमीम हो चुकी है, अब ऑर्डर करना है। बहरहाल चले आगे बढ़ते हैं। अलीमा और उज़मा खान के केस का क्या सीन है? अलीमा और उज़मा खान का कल सीन था और कल वो भी थोड़ा सा फनी है। केस अब माशाल्लाह ऊपर तरमीम हो गई है तो नीचे अदालतों के अंदर भी नजर आ रहे हैं समरात, और वो ये है कि कल प्रोसिक्यूशन जो थे उनको 3 दफ़ा कहा गया और उन्होंने कहा हमारा आईओ नहीं है, और आईओ जो है वो डेरा इस्माइल खान में है, और जो इस केस का पूरे इस्लामाबाद से उठा के वो डेरा इस्माइल खान लेके है, अंदाजा लगा ले। उसके अंदर अब देखें ना, अब उसी केस के अंदर 605 लोग हैं उसके अंदर, जिसके अंदर से ये अलीमा उज़मा है, अली अमीन और इमरान खान भी उसी में, जिस तरह आपने शुरू में बताया, नॉमिनेटेड है कि उनके इमा पे और उनके कहने के अंदर ये सारा कुछ हुआ। उसके अलावा उस पर 82 जो केपी गवर्नमेंट है उसके लोग हैं, 62 पुलिस वाले, 18 रेस्क्यू 112 वाले, 2 माशाल्लाह सिटिंग MPAs हैं। तो वो इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो कल रिकॉर्ड नहीं था, जिसकी वजह से अब ये जो अलीमा और उज़मा खान है 4 अक्टूबर को गिरफ्तार हुई थी, उसके बाद 12 को इनको जुडिशल पे भेजा गया, इनको डिस्ट्रिक्ट जेल झेलम रखा हुआ है, और 12 के बाद अब ये मेरे ख्याल से 13 दिन हो जाएंगे, कल 25 तारीख को, परसों तो 25 को इनकी ये लगेगी, तो वहाँ पे भी कुछ हमलात और बुशरा बीबी का कसूर ये है, सॉरी अलीमा खान और उज़मा खान का कसूर ये है, हम उनके जो नज़रियात हैं या जो भी उनके खिलाफ कर सकते हैं, उनका कसूर ये था कि वो डी चौक में नहाते, उनके साथ बंदा भी कोई नहीं था, वो आई खड़ी हुई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
उस पे कभी जनाब वो जी बारूद बढ़ गया है तो पार्लियामेंट पे हमला करना मेगाफोन था, रिकवर तो कर लिया मेगाफोन, तो पार्लियामेंट पे हमला, तो और पता नहीं अंधाधुंध फायरिंग पुलिस के ऊपर की सुप्रीम गई। कोर्ट पर हमला, तो अंधाधुंध फायरिंग, तो पता नहीं क्या क्या जब वो डाल दिया। तो अब जज साहब जो है वो आगे आगे बढ़ाई जा रहे हैं, जमानत की दरख्वास्त भी। बहरहाल देखते हैं कि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आईनी तरमीम के बाद जो कुछ आपने वर्स्ट देखा, वर्स्ट में वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी होता है, लेकिन निचली अदालतों की ज़्यादा बात करेंगे। अब उससे भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्स जो है वो सिनेरियो देखा करेंगे अदालतों में, क्योंकि अब जो है वो पूरा कंट्रोल भी है और उनको भी पता है कि अगर चीफ जस्टिस तक कंट्रोल आ गया है तो हमारी क्या मजाल है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया अली हमजा, सत्य खैरान, सत्य खैरान, बहुत शुक्रिया अली हमजा, और नाजरीन हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।